के बारे में, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन की कैसे गई। शुरुआत में जो क्लासिफिकेशन थी उसके लिए बहुत ज्यादा चीजें ना खर्च करके लोगों ने यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्राइटेरिया मान लिया। ऐसा समझे जिसका कि यूज होता है उसे क्लासिफाई कर दिया, जिसका यूज नहीं था उसे क्लासिफाई नहीं करा। जैसे मान लो मैं प्लांट्स का ग्रुप बनाता हूं, उसे कहता हूं मेडिसिनल प्लांट। जिसके मेडिसिनल इंपॉर्टेंस पता है उन प्लांट को क्लासिफाई कर दूंगा, जिनका इंपॉर्टेंस पता नहीं है उन्हें छोड़ दूंगा। इस तरीके से अगर कोई क्लासिफिकेशन यूज ऑफ द ऑर्गेनिज्म के ऊपर बेस्ड है तो जाहिर सी बात है कि वो साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं हो सकता। साइंटिफिक क्राइटेरिया होगा जब ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करके सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी ढूंढ कर उनको ग्रुप बना के लिखा जाए तो वो ज्यादा बेटर होता। तो शुरुआत की क्लासिफिकेशन अगर कोई लिखता है तो हम लोग यही कहते हैं कि दैट अर्लियर क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन यूज। आज का टॉपिक चैप्टर में इंट्रोडक्शन पार्ट 2 एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम्स, तो जैसा उन्होंने मेंशन भी किया है कि दैट अर्ली क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन यूज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म के यूज के ऊपर डिपेंड करती थी rather than the scientific basis. Clear? For example, classifying the plants as medicinal plant और प्लांट जो मेडिसिनल नहीं है, ऐसे करके अगर हम लोग क्लासिफाई करेंगे तो उससे हम लोग यूज के बेसिस पे बताएंगे। जबकि बात के समय में हम लोग कहते हैं अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। ये करने के लिए नाम आता है एरिस्टोटल का। आप समझ लीजिए हमने क्राइटेरिया सेट किए, बोला नहीं अब ये यूज वगैरह नहीं चलेगा, इस तरीके के कैरेक्टर के बजाय हमें ऐसे कैरेक्टर चाहिए जो साइंटिफिक बेसिस पर खड़े उतरते हो। मतलब इट इज अबाउट द सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी, कैरेक्टर्स की स्टडी और उसके बेसिस पर रिलेटिवनेस बताना, रिलेटेड बताना, ऐसा उसे हम लोग कहेंगे साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन पहला ऐसा है जिसको हम लोग साइंटिफिक क्राइटेरिया पर रख सकते हैं, लेकिन उसमें भी कमियां हैं। जैसे एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन में प्लांट को हैबिट के बेसिस पर, हैबिट मतलब प्लांट कैसे दिखते हैं उस बेसिस पर 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है। पहले ग्रुप को बोलते हैं हर्ब, दूसरे को बोलते हैं श्रब और तीसरे को बोलते हैं ट्री। कमी बता रहा हूं। जबकि ये एनिमल को क्लासिफाई करते हैं ब्लड के बेसिस पर, यानी जिसको मारा लाल रंग आया उसमें ब्लड है, जिसमें लाल रंग नहीं आया उसमें ब्लड उनके हिसाब से नहीं है। राइट? यानी अगर कलर आया इन एमिया, नहीं आया एन एमिया, याद रखिए ये जो एमिया वर्ड होता है ना, EMIA, ये जो वर्ड होता है EMIA, ये इन ब्लड के लिए यूज किया जाने वाला एक सफिक्स है। जैसे मान ले ब्लड में बैक्टीरिया, बोलेंगे बैक्टीरियमिया, ब्लड में वायरस वायरेमिया, ब्लड में कुछ नहीं एनेमिया, RBC नहीं एनेमिया, आयरन नहीं एनेमिया, हीमोग्लोबिन नहीं एनीमिया। AN मतलब एब्सेंट, यहां पर क्या मतलब है एब्सेंट, मतलब कॉकरोच कहां आएगा उस तरफ एनीमिया में। ह्यूमन और लिजर्ड कहां आएंगे इन एमिया में, मतलब प्रेजेंट। इस तरीके से हम लोगों ने ऑर्गेनिजम्स को कैरेक्टराइज तो कर लिया। कमियां कहां हैं वो देख। अगर मैं कहूं कि ट्री किसे बोलते हैं तो ट्री वो होते हैं जिनकी हाइट ज्यादा है, स्टेम वुडी होता है। ठीक है, हाइट ज्यादा मतलब कितना, 10 से ज्यादा फीट लंबा और वुडी स्टेम होना, ये ट्री के कैरेक्टर होते हैं।
श्रब कौन होते हैं? वो जिनकी हाइट करीबन 7 फीट के आसपास है, इनका भी स्टेम कैसा होता है? वुडी। अरे इसका मतलब ट्री भी तो कभी 7 फीट का रहा होगा, तब तो 10 का होगा। बात समझ में आई? ट्री भी कभी क्या रहा होगा? श्रब की जितनी हाइट पे रहा होगा। तो आप कंफ्यूज भी तो हो सकते हो कि ये श्रब है या ट्री। और रुको, हर्ब का मतलब होता है जिसके स्टेम ग्रीनिश दिखाई देते हैं। तो हर प्लांट जो जब छोटा होता है, साइज में छोटा, मान लें आम का पेड़ लगाया आपने, तो अभी तो वो कैसा दिखाई देगा? ग्रीन स्टेम वाला, वुडी है नहीं। तो इसका मतलब क्या वो हर्ब है? तो ऐसा क्लासिफिकेशन अप्रोप्रिएट नहीं लगता। हर्ब श्रब ट्रीज में क्लासिफाई करना प्लांट्स को हम लोगों को लगता है थोड़ा सा ये इनअप्रोप्रिएट है, थोड़ा सा ना इनकम्प्लीट टाइप का डेटा है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको ज्यादा लंबे टाइम तक चलाया भी नहीं। हम लोग स्टार्ट करते हैं कैरोलस लीनियस के टाइम से, यानी टू किंगडम क्लासिफिकेशन। देख यहां पे कोई किंगडम विंगडम वर्ड है ही नहीं। हम लोग जहां से स्टार्ट करेंगे टू किंगडम से, वहां पर यहां से क्या डिफरेंट है वो ज्यादा साइंटिफिक है। वहां पे कैरेक्टर्स को कंपेयर किया गया है दो ग्रुप में। यहां देख प्लांट और एनिमल का कोई कंपैरिजन नहीं है। एनिमल को क्लासिफाई करने का क्राइटेरिया और प्लांट को क्लासिफाई करने का क्राइटेरिया दोनों क्या है? अलग। मैं कह रहा हूं क्राइटेरिया सेम रहे, उसके बाद ग्रुप बनाओ। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इसे कह सकते हैं। करूं चेंज करूं? भाई ये लाइन लिखने की क्या जरूरत है जब नीचे टेबल बना दिया तो। डन। तो हमने कहा ठीक, मान के चले कि ऐसा कुछ है। तो इसके बाद जो आता है वो आता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया है, 1750 की बात है। तब तक बहुत सारी चीजें डिस्कवर्ड नहीं भी थी। यानी आप ये जानते हो कि सेल में 1831-32 के अंदर सेल थ्योरी बताई गई है। सेल पता है, लेकिन सेल को डिफाइन करना, उसकी कैटेगरी बनाना 1831 से पहले पॉसिबल नहीं हुआ था। सेल की डिस्कवरी तो हो गई थी ना, इस बात में कोई शक थोड़ा ना। लेकिन सेल थ्योरी का ईयर आपको मालूम है? 31 32, 1831 1832। 1750 में जब कैरोलस लीनियस क्लासिफिकेशन देते हैं तो वो प्लांट एनिमल सेल नहीं बोलता, वो बोलता है ऑर्गेनिज्म। दो हैं, प्लांट और एनिमल। कैरोलस लीनियस 1750। और यहां मैं मेंशन कर रहा हूं कैसे करेक्टर लिए गए। सुनो, लोकोमोशन को क्राइटेरिया माना है। जिसमें लोकोमोशन हो उसे क्या बोलेंगे? एनिमल। जिसमें ना हो उसे बोलेंगे प्लांट। जिसमें सेल वॉल यानी बाहर एक रिजिड कवरिंग हो वो प्लांट, जिसमें ना हो वो एनिमल। जो खाना खाते दिखे यानी फीडिंग, फीड करते दिखे उन्हें बोलेंगे एनिमल। जो ऐसा करते ना दिखे उन्हें बोलेंगे प्लांट। ये सही है यार?
बेसिस देखिए इतने सिंपल लिए हैं इसने, जिसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिज्म को बहुत ज्यादा डाइवर्स तरीके से, या फिर कहिए बहुत ज्यादा डाइवर्स ऑर्गेनिज्म एक साथ में आ सकते हैं। अब उसके टाइम पे जितनी चीजें अवेलेबल थी उसने उनको क्राइटेरिया लिया होगा, ऑब्वियस, उससे ज्यादा को क्राइटेरिया लेगा भी कैसे। और उसने प्रपोज कर दिए इस तरीके से दो किंगडम। पहला किंगडम नाम एनिमेलिया, एक और किंगडम नाम प्लांटे। ये यहां बात होती है प्लांटी, यहां आता है एनिमेलिया। और प्लांटी और एनिमेलिया लोकोमोशन, प्लांटी में लोकोमोशन होता है, बोल रहे हैं नहीं। सेल वॉल होती है, हाँ। फीडिंग होती है ना। एनिमल में लोकोमोशन होता है, हाँ। सेल वॉल होती है ना। और फीडिंग देखते हो क्या, हाँ। ऐसे इसने दो किंगडम बनाए। तीसरे का नाम इन्होंने रख दिया है आगे। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म लीनियस की क्लासिफिकेशन में छूट गए जिनमें प्लांट और एनिमल दोनों के जैसे कैरेक्टर आते थे। मतलब लीनियस ने जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई नहीं किया, क्योंकि बॉटनिस्ट उस समय कह रहे थे कि ये तो प्लांट होने चाहिए, जबकि जूलॉजिस्ट कह रहे थे नहीं, इन्हें क्या होना चाहिए, एनिमल। उसने ऐसे ऑर्गेनिज्म को छोड़ दिया है। ये एम्बीरिगुअल यानी डुअल बिहेवियर या डुअल नेचर वाले ऑर्गेनिज्म है, तो इसके कंफ्यूजन से बचने के लिए वो इनको छोड़ ही देता है, मतलब मैं इन्हें क्लासिफाई नहीं करूंगा। बाद के लोगों में नाम आता है अर्नेस्ट हैकल का, और अर्नेस्ट हैकल ने इन ऑर्गेनिज्म को अलग ग्रुप दे दिया, बोला कि देखो ऐसा है, यहां पे क्राइटेरिया चेंज कर दो और यहां पे सजेस्ट कर दो किंगडम नंबर थर्ड। पहले दो सेम है बेटा, और किंगडम नंबर थर्ड बनाने के लिए उन्होंने क्राइटेरिया लिया है थैलस या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। थैलस या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर बताना कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। तो जब कोई ऐसे देखेगा कि यूनि या मल्टी सेलुलर है, तो प्लांटी में सारे मेंबर कैसे रख दिए गए, मल्टी सेलुलर। एनिमेलिया में सारे मेंबर कैसे रख दिए गए, मल्टी सेलुलर। तो जितने भी यूनिसेलुलर थे वो सबके सब इकट्ठे हो गए एक ही जगह पे। वो सब कहां पहुंच गए, प्रोटिस्टा में। ठीक है, यहां तक की बात तो समझ में भी आती है, लेकिन इसके आगे और नए क्राइटेरिया आ गए। देख टाइम आगे जाते जा रहा है और क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन के लिए बढ़ते चले जा रहे हैं, स्टैंडर्ड सेट हो रहे हैं नए। ठीक है, नए स्टैंडर्ड सेट हो रहे, ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन और इंप्रूव होगा। जैसे जैसे नई टेक्निक आएगी वैसे वैसे क्लासिफिकेशन इंप्रूव होता रहेगा। अगला किंगडम सजेस्ट किया गया मोनेरा, क्योंकि लोगों का मानना था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को कैसे कर दो अलग, इसे भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मानिए। ठीक है, तो हम लोग कह रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्राइटेरिया प्रेजेंट या एब्सेंट के बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन करी। बताने वाले का नाम है कोपलैंड। ये देते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। लीनियस ने दिया है 2 किंगडम, अर्नेस्ट हैकल जाने जाते हैं 3 किंगडम के लिए। नेक्स्ट आ रहे हैं कोपलैंड, इन्हें जाता जाता है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए। 4th किंगडम का नाम बना है किंगडम मोनेरा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लांटी में प्रेजेंट, एनिमेलिया में प्रेजेंट, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट, मोनेरा में एब्सेंट। ये जो बेसिस है इसे बोलूंगा मैं सेल टाइप या प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट और एब्सेंट। ये 4 किंगडम बन गए मेरे सामने यहां पे। वो बोलते हैं कि दैट 4 से क्या होगा,
यहां एक इकोलॉजिस्ट है। इकोलॉजिस्ट समझते हो, वो एनवायरमेंट पे स्टडी करने वाला साइंटिस्ट इकोलॉजिस्ट कहलाता है। उसका कहना है कि क्लासिफिकेशन में ट्रॉफिक मोड को भी इंक्लूड करूंगा। मतलब ट्रॉफिक मोड का मतलब न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक। उसने ऑर्गेनिज्म को 3 तरीके के ग्रुप में डिवाइड किया था और टोटल क्लासिफिकेशन में 4 ग्रुप बनाए थे। उसके 3 ग्रुप का नाम है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। नाम है आर एच विटेकर। क्लासिफिकेशन कहते हैं हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और इसकी क्लासिफिकेशन हुई कि हमें एक बात क्लियर हो गई कि लीनियस के क्लासिफिकेशन में बहुत सारी कमी थी, या पहले की क्लासिफिकेशन में जो कमियां थी वो इन भाई साहब ने दूर करने की कोशिश की है। आर एच विटेकर। ट्रॉफिक मोड, प्लांटी के अंदर ट्रॉफिक मोड में बोल रहे हैं ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक। प्लांटी में ऑटो, प्रोटिस्टा में, मोनेरा में ऑटो। प्लांटी में हेट्रोट्रॉपिक बिल्कुल नहीं, एनिमेलिया में सिर्फ हेट्रोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक बिल्कुल नहीं, प्रोटिस्टा में दोनों, मोनेरा में दोनों, फंजाई में सिर्फ हेट्रोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक कोई नहीं। जरा ध्यान दे देंगे, जो नहीं है रेड सर्कल कर देते हैं।
डन। हम 2 और 5 का कंपैरिजन रखेंगे, बाकी नहीं। ओके, अब देख, इतना सब पढ़ लिया, ये करेक्टर लिखे हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं कहता हूं कि यहां इसकी टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर भारी गड़बड़ियां भी हैं। कैसी गड़बड़ियां? गड़बड़ी तो क्या बोलूंगा मैं, कमियां हैं एक्चुअली। अब उसके समय में जिस बात के बारे में पता नहीं था, उसमें लीनियस की क्या गलती। अब जैसे एक बात आती है, हम कहते हैं कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। क्या ड्रॉबैक है? नंबर 1 सुन। कहते हैं कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म जो हैं, वो फंजाई, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जैसे यूकेरियोट के साथ किंगडम प्लांट में रखे थे। दे वर, ठीक है, दे आर नहीं, दे वर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी। पहले वो किंगडम प्लांटे में आते थे। अब इस सब का कारण क्या होगा? ये सब किंगडम प्लांटे में क्यों आते थे? क्योंकि इन सब के पास में क्या है? सेल वॉल। इन सब के पास में क्या होगी? सेल वॉल। नंबर दूसरी बात सुने फिर से रिपीट करके, कि दैट यूनिसेल्युलर जैसे कि क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, और मल्टी सेल्युलर जैसे कि स्पायरोगारा, ये भी सेम किंगडम में आते थे। तो यूनी और मल्टी सेल्युलर भी सेम किंगडम में इसलिए आते थे क्योंकि इन मेंबर के पास में क्या थी?
सेल वॉल। फिर से कि फंगस के जैसे हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म प्लांट के जैसे ऑटोट्रॉप के साथ में रखे हुए थे, क्योंकि इन दोनों में भी क्या थी, सेल वॉल। यानी सेल वॉल एक क्राइटेरिया है, लेकिन सेल का टाइप क्राइटेरिया नहीं, बॉडी का टाइप क्राइटेरिया नहीं, ट्रॉफिक मोड क्राइटेरिया नहीं। हम कैसे क्वेश्चन बनाएंगे इसमें से, क्वेश्चन बना के बात को याद रख लेते हैं। डिमेरिट को कैसे पढ़ेंगे, उससे अच्छा एक क्वेश्चन बनाते हैं, लिखते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग were not taken as basis in Linnaeus two kingdoms। सबके सब जो यहां लिखे उनमें से लीनियस के किंगडम का कोई भी बेसिस नहीं था, एक्सेप्ट, लेकिन कोई एक है। लैंग्वेज पर ध्यान देना जरूरी। सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ। सेल टाइप, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और चौथा हम लोग कहते हैं सेल वॉल। बता भैया आंसर क्या है, आंसर क्या है, सेल वॉल। उसकी क्लासिफिकेशन में सेल वॉल एक हिस्सा है, बाकी तीनों हिस्सा नहीं होते। वर लिखा है, वॉज लिखा है, मतलब बीती बातें। इस लिखेंगे, आर लिखेंगे मतलब प्रेजेंट में चल रहा है। इस लिखा है, आर लिखा है तो फाइव किंगडम, वॉज वर लिखा है तो इसका मतलब टू किंगडम। डन। कुछ है, कुछ गया कान में साला।
लिए क्वेश्चन आंसर लगाओ पहले इस क्वेश्चन का क्या है। अभी तक जो तुमने नकल करी उसके हिसाब से इसका आंसर क्या है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना, याद रहेगा। डन है। अब बात ऐसी करते हैं कि टाइम के साथ ये सजेस्ट हुआ कि आपको एवोल्यूशन को भी एज अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लेना चाहिए, राइट। इतनी सारी चीजें आपने क्लासिफिकेशन में डिस्कस कर ली हैं, एक के बाद एक एवोल्यूशन को भी क्लासिफिकेशन में कंसिडर करना चाहिए। तब आता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, उसने एवोल्यूशन को भी इंक्लूड कर लिया। और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को बताते समय उन्होंने जो बेसिस लिए हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इट इज कमिंग लाइक दिस। वो 5 बेसिस जो इन्होंने लिए हैं वो लिख रहा है, 1 सेल स्ट्रक्चर, 2 थैलस ऑर्गेनाइजेशन, 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन, 4 रिप्रोडक्शन, अरे, और 5 फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्या कह रहे हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में? दैट मॉडर्न टेक्सोनॉमी सजेस्ट suggested to include evolutionary characters as basis. इन क्लासिफिकेशन, और हम यहां पर उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं कहां? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में। ये अजीब है, पीछे जिस फ्लो में पढ़ रहे थे उसके हिसाब से फाइलोजेनी कहीं भी नहीं है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में, उसके हिसाब से रिप्रोडक्शन भी कहीं नहीं है। अब यहां लिख रहे हैं रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनी दोनों है। मतलब वो वैसा तरीका था जो हमने पीछे टेबल बनाया है सीडी वाला, वो जो स्टेप्स बनी हुई हैं वो कुछ ऐसी हैं कि जैसे पहले 2 किंगडम कांस्टेंट रहे और नया बेसिक ले लेकर हमने नए किंगडम एस्टेब्लिश कर दिए, कीपिंग द अर्लियर किंगडम कांस्टेंट। तो उस समय सारे कैरेक्टर के बारे में उस टेबल में नहीं बताया गया है, याद रखें। एक्चुअल इज हियर, यहां पर सारी बातें, ये पांचों एक्चुअल में बेसिस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है। हमने अभी मार्क किया कि रिप्रोडक्शन क्राइटेरिया नहीं था, अब मैं यहां लिख रहा हूं नहीं है, रिप्रोडक्शन का क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन में है बिल्कुल, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी एवोल्यूशन भी है। हाउ दीज आर गोइंग टू बी शोन? अभी पहले 3 बेसिस
सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लेकर मैं 5 किंगडम के बारे में बात कर सकता हूं। मुझे जिन पर शक है वो रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक है। शक क्या है? थोड़ा सा कंफर्ट कम है क्योंकि मैंने उनके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा। फाइलोजेनी मतलब एवोल्यूशन, प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म, एडवांस लाइफ फॉर्म, ऐसा पढ़ना, वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होते हैं। डन। तो तब हम लोग ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि ये जो 5 किंगडम है उन्हें कैसे दिखाया जा रहा है वो देखिएगा। हम कहते हैं ये 5 किंगडम जो हैं वो कुछ इस प्रकार से दिखाए जा सकते हैं।
5 किंगडम बना रहे हैं क्योंकि हमें सारे बेसिस बनाने, इससे अच्छे तरीके से और प्रेजेंट कर नहीं सकते थे, इसलिए ऐसा बनाया। यहां सबके नाम में मेंशन करता हूं, तो ये है किंगडम मोनेरा, ये आएगा किंगडम प्रोटिस्टा, और इधर ऊपर जो किंगडम आएंगे उनमें से एक है ये प्लांटी, इधर मेंशन कर देते हैं फंजाई, और एक हो गया एनिमेलिया। जो भी चीजें सेम है और डिफरेंट है उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि मोनेरा में, प्रोटिस्टा में और प्लांटी के अंदर तीनों में फोटोसिंथेटिक मेंबर मिलते हैं। तीनों के अंदर आपको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मेंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा एक और तरीके का न्यूट्रिशन मोड हमें मोनेरा में देखने को मिलता है जो बाकी सबसे अलग है, और उसे कहते हैं हम लोग कीमो सिंथेटिक। वो कीमो सिंथेटिक कहलाता है। ठीक, ओके, ये दोनों ही ऑटोट्रॉफिक मोड है। जबकि मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई में मिलने वाले मेंबर्स, आई रिपीट, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई में मिलने वाले मेंबर्स के लिए यहां जो अनोखी बात थी वो ये है कि इन सब में एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉमन, और वो जो कॉमन मोड होता है, दैट कॉमन मोड इज एब्जॉर्प्टिव, यानी डेड डिकेइंग को कंज्यूम करने वाले जो होंगे वो कहलाएंगे एब्जॉर्प्टिव। आप इन्हें सेप्रोबिक भी कहते हैं। एनिमल लाइक होगा तो सेप्रोजोइक, प्लांट लाइक होगा तो सेप्रोफाइटिक। ओस्मोट्रॉफ, डिकम्पोजर्स, सेप्रोफाइटिक, एक ही बात है। एब्जॉर्प्टिव वही बात है। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक बच्चे प्रोटिस्टा और एनिमेलिया के मेंबर। प्रोटिस्टा और एनिमेलिया के मेंबर के अंदर एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिखा जा रहा है जिसे कह रहे हैं इंजेस्टिव। नाउ बात ऐसी कि ये एब्जॉर्प्टिव और इंजेस्टिव हो गए हेटेरोट्रॉपिक। कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक हो गए ऑटोट्रॉपिक। यानी मैंने पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पहले कैरेक्टर बताते हुए यहां पर मेंशन कर दिया है। मेरे पास अब एक बात साफ है कि कितनों के अंदर ऑटो और कितनों के अंदर हेटेरोट्रॉपिक मेंबर है। 5 किंगडम बनाएंगे, 5 किंगडम के बारे में लिख देंगे, सारी चीजें हमारी इजी। पहला किंगडम का नाम एम से मोनेरा, पी से प्रोटिस्टा, एफ से फंजाई, पी से प्लांटी, एन से एन से एनिमेलिया। 5 किंगडम लिखे। 5 किंगडम में मेरे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात आ रही है तो मैं कहता हूं मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 होती है, ऑटो होती है और हेटेरो होती है। आपको यह बताना है कि इनमें से ऑटोट्रॉपिक जो हैं उन पर प्लस लगा दो, जो सिर्फ हेटेरोट्रॉपिक है उन पे क्या लगा देना, माइनस, और हेटेरोट्रॉपिक के लिए बात करते जो सिर्फ हेटेरोट्रॉपिक भी हो प्लस लगाओ, जो सिर्फ हेटेरोट्रॉपिक है प्लस लगाइए, और जिनमें कोई ऑटोट्रॉपिक नहीं है माइनस, जिनमें कोई हेटेरोट्रॉपिक नहीं है उनमें भी माइनस लीजिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से मैंने मेंशन कर दिया। ये हो गई एक। दूसरा सुनो, दूसरा कैरेक्टर सुनिएगा। मैं कहता हूं यहां जितने ग्रुप बने हैं उन ग्रुप के हिसाब से मोनेरा तक के मेंबर कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक। उससे ऊपर सारे मेंबर कैसे आए, यूकैरियोटिक। यहां तक सारे मेंबर प्रोकैरियोटिक हैं, इससे ऊपर सारे मेंबर क्या हैं, यूकैरियोटिक। यानी सेल टाइप में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्राइटेरिया माना, या कहो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को क्राइटेरिया मानूं, तो मोनेरा के अंदर क्या दिखेगा, मोनेरा में सारे के सारे क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक।
जबकि प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटी में, एनिमेलिया में सिर्फ यूकैरियोटिक मेंबर हैं, कोई भी प्रोकैरियोट नहीं, कोई मिक्सचर नहीं है, कोई घालमेल नहीं। हमने सेकेंड बेस पूरा कर लिया। क्लियर? जो क्या बताया जा रहा है, सेल टाइप। तीसरा सुनो, अब आ रही है बारी बॉडी टाइप पढ़ने की। बॉडी टाइप पढ़ने की मतलब प्रोटिस्टा में सिर्फ यूनिसेल्युलर मेंबर है। आई रिपीट, प्रोटिस्टा में सिर्फ यूनिसेल्युलर मेंबर है, जबकि ऊपर प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया में यूजुअली मल्टी सेल्युलर होते हैं। प्रोटिस्टा में बच्चे यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर। तो बॉडी टाइप के क्राइटेरिया को लेकर यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म अगर बताने होते तो मैं कहता कि मोनेरा में, सॉरी, प्रोटिस्टा में कोई भी यूनिसेल्युलर नहीं है, उसमें सिर्फ, सॉरी, मोनेरा में सिर्फ यूनिसेल्युलर है, मल्टी सेल्युलर कोई भी नहीं है। प्रोटिस्टा में, मोनेरा में यूनी मल्टी सेल्युलर दोनों। फंजाई में मल्टी सेल्युलर क्राइटेरिया लगाऊंगा, प्लांटी में मल्टी सेल्युलर क्राइटेरिया है, एनिमेलिया में मल्टी सेल्युलर। लो जी, कैरेक्टर ऐड ऑन करते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं कौन सी चीजें कहां लग रही हैं। तीसरा कैरेक्टर बता दिया मैंने, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। चलो रिप्रोडक्शन का टाइप पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन का टाइप, बिल्कुल जरा ध्यान दें। रिप्रोडक्शन अगर क्राइटेरिया है तो रिप्रोडक्शन के दो टाइप है, एक का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक का नाम एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूकैरियोट में तो होता ही है, यूकैरियोट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलता है, लेकिन बैक्टीरिया या मोनेरा के अंदर सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको हम लोग लिखते हैं ए गैमो स्पीशीज, इसको ए गैमो स्पीशीज लिखा जाएगा, यानी ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके अलावा कोई रिप्रोडक्शन नहीं। वेट, तो इसका मतलब फिर से रिप्रोडक्शन के टाइप पढ़ते हैं, अगला कैरेक्टर बताते हैं यहां पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैंने कहा आप मोनेरा में एसेक्सुअल पर यस करिएगा, सेक्सुअल पर नो है। क्या होता है मोनेरा में? अरे रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, मोनेरा में मल्टी सेल्युलर होते हैं ना, क्यों नहीं होते? बिल्कुल होते हैं भाई। कैरेक्टर बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर कोई ये कहता है कि भाई मैंने कहा कि ए गैमो स्पीशीज में सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ऊपर जो चार किंगडम है उन्हें क्या बोलोगे? उन्हें बोलते हैं गैमो स्पीशीज, उन्हें गैमो स्पीशीज का नाम दिया जाता है।
तब इन्हें हमने कहा यहां गैमोस्पीशीज। गैमोस्पीशीज का मतलब सेक्सुअल प्लस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोथ बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन करेंगे। तो ऐसे कितने किंगडम हो गए? 4, जिनमें दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। कैरेक्टर देखते जाओ। अगली बात आती है एवोल्यूशन की। अब उसमें कुछ कंपैरिजन नहीं है, एवोल्यूशन को बताने के लिए हम बनाएंगे एक एरो, और एक एरो दिखाने के लिए या यहां से लगाया तीर इधर की तरफ, मतलब प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म और एडवांस लाइफ फॉर्म। इसे मेंशन करा जाता है डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन। इसे डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं। सबसे पहला लाइफ फॉर्म किसमें है? किंगडम मोनेरा में। एडवांस लाइफ फॉर्म किसमें है? प्लांटी फंजाई और एनिमेलिया में। तो बीच में कौन है? प्रोटिस्टा। कनेक्टिंग लिंक कौन है? प्रोटिस्टा। हो गए 5 बेसिस। क्या? फिर से बोलो क्या? फंजाई है। वो सुरंग का एरो देखना कहां से चालू है? मोनेरा से लेकर। नहीं रे, कलर अलग अलग है यार, कैसी बातें करता है? कलर ब्लाइंडनेस। अभी हो रहे? थिक कर देते हैं, थिक। प्लस प्रेजेंट माइनस एब्सेंट।
हो गया। तो ऐसा है कि क्या ये किंगडम टू किंगडम क्लासिफिकेशन से बेटर है, बोलते बहुत सारे टर्म्स में। जरा देखते हैं, अगर ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन से बेटर है तो इसमें ऐसा क्या है जो वहां नहीं था। वहां क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को स्पायरोगायरा जैसे मल्टी सेल्यूलर के साथ रखा था, लेकिन यहां पे क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को कर दिया किंगडम प्रोटिस्टा में, क्योंकि वो है यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक। देखिए वहां की कमियां और यहां पर अच्छाइयां। क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला are placed along with amoeba, paramecium, being unicellular eukaryotic in kingdom प्रोटिस्टा या प्रोटिस्टा में आते हैं। झगड़ा खत्म। रुको, झगड़ा चालू करना है कर सकते हो, अभी नहीं, किंगडम प्रोटिस्टा जब पढ़ेंगे तब। नंबर 2, दूसरा एग्जांपल सुनिए। बोला हम अपने रूल के ऊपर इतने स्ट्रिक्ट हैं कि हम उसको फॉलो करके रहेंगे। जैसे साइनोबैक्टीरिया, भैया देख ले, है ना, फिर पूछेगा कि सर मल्टी सेल्यूलर कौन था। फॉर्मरली मिक्सोफाइसी, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। डिस्पाइट मल्टी सेल्युलरिटी, कि उसके मेंबर मल्टी सेल्युलर हैं, आर प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा। इनको हमने किंगडम मोनेरा में रखा है। क्राइटेरिया क्या लिखा भैया, ये प्रोकैरियोटिक है, हम कहेंगे बीइंग प्रोकैरियोटिक। तो एक बात तो साफ है कि अगर मुझे 2 चॉइस दी जाए, बोला जाए कि सेल टाइप और बॉडी टाइप,
इन दोनों में से किसको प्रेफर करना है या किसको प्रेफरेंस देना है? तो आंसर है सेल टाइप विल बी गिवन मोर प्रेफरेंस। सेल टाइप पर प्रेफरेंस ज्यादा होगी। सेल टाइप पर प्रेफरेंस ज्यादा मतलब प्रोकैरियोटिक के बेसिस पे मल्टी सेलुलर को भी किंगडम मोनेरा में डाला है, राइट? मल्टी सेलुलर भी किंगडम मोनेरा में आएंगे, प्रोटिस्टा में या प्लांटी में नहीं। बात यह कि वो प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक होना पहला कैरेक्टर है, मल्टी सेलुलर होना बाद का। प्रेफरेंस की बात आ रही है। रुको, कोई कहता है कि सर हमने अभी एक क्वेश्चन करा जिसके अंदर हमने लगाया कि रिप्रोडक्शन तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का कैरेक्टर नहीं है, और आप कह रहे हो कि वो है। मैं नहीं कह रहा, किताब में भी लिखा है, ठीक है? मैं तो प्रूफ कर रहा हूं कि वो रिप्रोडक्शन क्राइटेरिया है। तो 2014 वालों ने आंसर कैसे लगाया होगा? एलिमिनेशन से। अगर उन्हें वो सीढ़ी वाला मेथड पता था तो उन्होंने आंसर कैसे लगाया होगा? सही, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर उन्हें वो सीढ़ी वाला मेथड नहीं बताया गया हो तो वो आंसर नहीं लगा सकते। वो कहेंगे क्वेश्चन क्या है, गलत, इसमें तो बोनस होगा, क्वेश्चन छोड़ दे। 2014 में कुछ ना हो रहा था, बोनस बोनस, समझ गए? और कोई नहीं सुन रहा था कि गलत है कि सही, मतलब आंसर है तो है, हम ऐसे ही पूछेंगे, हमारी मर्जी। समझ गए? हमने बघेली से बोलता है कि आदमी, भैया हरी चटनी डाल दो, बोला नहीं है। बोला खत्म हो गई क्या? बोला नहीं, बनाते ही नहीं। टू बी वेरी प्रिसाइज, मेरी मर्जी। अब उसने वैसा कुछ बनाया ही नहीं तो कहां से देगा? तो उस टेबल के हिसाब से कहीं रिप्रोडक्शन आ ही नहीं रहा, लेकिन रिप्रोडक्शन कैरेक्टर है, 5 किंगडम का बेसिस है, क्राइटेरिया लिया गया। प्रूफ बताएं? सुनिए, हम प्रूफ बता रहे हैं। एक ग्रुप ऑफ फंजाई होता है जिन्हें कहते हैं यीस्ट। ग्रुप होता है वो, एक एग्जांपल नहीं है। यीस्ट इज अ टेक्सोन ऑफ यूनिसेलुलर फंजाई। अरे यार, फंजाई में तो मल्टी सेलुलर होते हैं। ये देख, अब भी लिखा, इधर भी इग्नोर मार दिया है ना? रुको रुको, ये एनसीईआरटी वाला टेबल है, इसमें भी देख लो। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फंजाई में क्या लिखा है? मल्टी सेलुलर, लूज टिश्यू। लेकिन यीस्ट भी उसी के मेंबर हैं, जबकि वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। अगर वो यूनिसेलुलर हैं तो वो फिर फंजाई में क्यों है? उन्हें तो क्या होना चाहिए? अगर यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक है तो किंगडम प्रोटिस्टा में होना चाहिए। वो फंजाई में क्यों है? बोला अरे भाई, जैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं वो फंगस के जैसा मैच करते हैं, ना कि प्रोटिस्टा की तरह। यीस्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर एस्कोस्पोर बनते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, ऐसा प्रोटिस्टा के मेंबर नहीं करते। इसलिए इन्हें वहां रखो जहां पर ये मैच करते हो। रखा, चल फंजाई के साथ चल। इज अ टेक्सोन ऑफ यूनिसेलुलर फंजाई एस दे रिजेंबल fungi in method of रिप्रोडक्शन। और हम तो भैया इतने आगे के चैप्टर पढ़ चुके हैं ना। कहां अपन ने तो क्या पढ़ लिया? मॉलिक्यूलर बेसिस तक पढ़ा, इतने हाईफाई टाइप के चैप्टर पढ़ लिए हैं। तो ये तो मामूली चीज अपने लिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ी थी हमने, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैंने कहा है कि सबसे रीसेंट, और उसके अंदर एक एप्लीकेशन लिखी है डाइवर्सिटी। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आखिरी टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एक एप्लीकेशन लिखी गई है, क्या? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी की स्टडी के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज की जाती है। ऐसे कैरेक्टर को कहते हैं केमिकल एविडेंसेस, राइट? चलो देखो, केमिकल एविडेंसेस और बाकी एविडेंसेस। तुम्हें पता है फंजाई में और प्लांटी में कितना डिफरेंस है? मैं बता रहा हूं। और विटेकर ने कौन सा डिफरेंस लिया है वो वाली बात भी बता रहा हूं। ध्यान से बात सुनिएगा। ये लिखा मैंने फंजाई, ये मैंने लिखा प्लांटे। पता है इनमें कितनी चीजों का डिफरेंस आएगा? एक तो तुम्हें पता ही है, क्या? न्यूट्रिशन। और कुछ पता है क्या? अरे पता है, तुम बता नहीं रहे।
सोचना नहीं चाहते ना तुम, दिमाग जो घिस जाएगा तुम्हारा। बोल, फंजाई में सेल वॉल काय की होती है, प्लांटी में काय की होती है? देखो तुम्हें पता है ना, तुम बता नहीं रहे थे। बोल, फंजाई में रिजर्व फूड क्या होता है? मत बोलना कि नहीं पढ़ा। किसका क्या होता है? ऐसा मत करो यार, ग्लाइकोजन। प्लांटी में क्या होता है? मालूम है ना, देखो तुम्हें डिफरेंस, तुम बता ही नहीं रहे हो यार, ये कोई बात होती है? तुम ये सोचते हो सर पता नहीं कौन सी चीज पूछ रहे होंगे। बे, फंजाई और प्लांटी में कितने डिफरेंस है वो देखिए। एक मैंने कहा ट्रॉफिक मोड, ट्रॉफिक मोड मतलब ऑटोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफिक वाली बात आ रही है। फंजाई में कैसे है? हेटेरो, सिर्फ हेटेरो। प्लांटी में कैसे? ऑटो। अगला सुन, ये पहला डिफरेंस। डिफरेंस नंबर 2, सेल वॉल की बात आती है तो मैंने कहा फंजाई में ज्यादातर एग्जाम्पल काइटिन वाले हैं, प्लांटी में सेलुलोज वाले हैं। अच्छा, रिजर्व फूड की बात आती है, कैरेक्टर नंबर 3 है, रिजर्व फूड की बात हम लोग कर रहे हैं। और यहां मेंशन करते हैं रिजर्व फूड में हम लोग कि फंजाई में रिजर्व फूड हो गया ग्लाइकोजन, और इधर हो गया क्या? स्टार्च। डिफरेंस और भी हैं, लेकिन 1969 में भी अपनी स्टडी करने के बावजूद ये व्यक्ति आर.एच. विटेकर अपनी बातों पर अड़िग है। कमिटमेंट है भाई, एक बार कह दिया तो फिर मैं किसी की नहीं सुनता। ट्रॉफिक मोड ही लूंगा, बाकी कैरेक्टर को डिस्कस नहीं करूंगा। डिफरेंस और है, लेकिन उसने क्या लिया है? सिर्फ ट्रॉफिक मोड। बट किंगडम फंजाई is raised on the basis of mode of nutrition। ये मालूम क्यों बता रहा हूं? तुम समझ ही रहे होगे, 3 ऑप्शन लिखिए तुम्हारे सामने, चौथी कुछ भी लिख दूंगा और बोलूंगा इनमें से कौन सी विटेकर ने यूज करी। बच्चे एनसीईआरटी गाने वाले पढ़ेंगे, तीनों यूज करी होंगी, क्योंकि तीनों एक ही लाइन में लिखी है एनसीईआरटी में। देखो तुम्हारी किताब है, तुम चेक करो, अगर है एनसीईआरटी तो। फोन में देखो, हाथ में है तो हाथ में जल्दी से देखिए, लेकिन देखिए उस लाइन को टेबल के नीचे लिखिए। लास्ट की 2.5 लाइनों पर बात की जा रही है। जो जो टेबल दिखाया ना ये वाला, इसके नीचे नीचे आते जाइए, पेज जहां पर एंड कर रहा है वहां पर लाइनें मिलेंगी। ढूंढ पा रहे हैं? पेज आगे तक चला जाएगा, आगे तक लाइन पहुंच जाएगी। मिली? पढ़ने में कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम फंजाई और प्लांटी के 3 डिफरेंस बता रहा है। नहीं, लाइन साफ सुथरी पढ़ो, कितनी क्लियरली लिखी हुई है कि इतने डिफरेंस के बावजूद भी किसको क्राइटेरिया माना है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। पढ़ी? नहीं मिली तो पढ़ क्यों नहीं पाया? तो वो तो वही तो, तभी तो यहां लिख रहे हैं। अपना काम ही ये बेटा, गाने नहीं चलाने थे, वो अपन बाद में कर लेंगे कभी। विज्ञापन आ गया क्या बीच में? एड आ गया? मिली? क्या मिला? तू तो आगे पहुंच गई, देख ही नहीं रहा है, क्या बात करती हो तुम। सुनिए, द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन, पेज नंबर 11 लास्ट 3rd लाइन, द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटरोट्रॉपिक ग्रुप फंजाई एंड ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स। किसकी बात कर रहा है ये? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की। डिड नॉट, भूतकाल की बात। मैंने कहा ना, वॉज, वर, डिड, ये लिखा हो तो क्या है? 2 किंगडम। इज, आर, डू, डज लिखा हो तो क्या है?
5 किंगडम। क्या लिख रहा है? द क्लासिफिकेशन डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप फंजाई and autotrophic green plants, though they also showed a characteristic difference in their wall composition. Fungi had chitin in their wall, while the green plants had a cellulosic cell wall. Right? When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom, kingdom fungi. मिले लाइन? क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे किंगडम फंजाई बनाने के लिए सच कैरेक्टर्स वर कंसिडर्ड, किंगडम फंजाई बन जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे क्या क्या यूज कर लिया गया है? न्यूट्रिशन भी यूज कर लिया गया है, सेल वॉल भी यूज कर ली गई है, रिजर्व फूड भी यूज कर लिया गया है। आई बात समझ में? यह है पंगा। अब बच्चे यही सोचेंगे, लेकिन एक्चुअल में नहीं, बायोकेमिकल एविडेंसेस वो यूज नहीं करते। उसने सिर्फ किसको यूज किया है? ट्रॉफिक को। तभी तो मजा आता बताने में। दूसरे गलत करेंगे, हम तो ये क्वेश्चन देंगे भाई। डन है? बाकी ये टेबल है, इसको इस जगह पे रहने दो। आज की डेट में नए क्लासिफिकेशन भी हैं, 5 से आगे जा चुके हैं, क्योंकि हम लोग बायोकेमिकल एविडेंस को प्रोमिनेंट मानने लग गए। राइट? और एवोल्यूशन में बायोकेमिकल एविडेंस को भी पार्ट बना लिया। बायोकेमिकल एविडेंस एवोल्यूशन में भी हो सकते हैं, बगैर एवोल्यूशन के भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है तुम एवोल्यूशन में कौन से केमिकल की बात कर रहे हो। अगर डीएनए आरएनए है तो वो एवोल्यूशन का बेसिस हो सकते हैं। रिजर्व फूड है तो शायद एवोल्यूशन का बेसिस ना हो। राइट? तो हम ये कहते हैं कि दैट 16S आरएनए ये प्रोकैरियोट में मिलता है, को बनाने वाली जो डीएनए सीक्वेंस यानी जीन होती है, उसका सीक्वेंस सारे प्रोकैरियोट में सेम नहीं है, इसीलिए प्रोकैरियोट के 2 ग्रुप बन गए। एक का नाम है आर्के बैक्टीरिया और दूसरे का नाम है यू बैक्टीरिया। इस तरीके से प्रोकैरियोट के कितने किंगडम बन गए? 2, किंगडम आर्की, किंगडम यू बैक्टीरिया। बाकी यूकैरियोटिक तो 4 थे ही, टोटल कितने कितने किंगडम हो गए? 6। ये जब आप एवोल्यूशन प्लस बायोकेमिकल एविडेंस ले रहे हैं, बात ध्यान से सुनना,
हम क्या ले रहे हैं, बायोकेमिकल एविडेंसेस कंसिडर कर रहे हैं। एज एवोल्यूशनरी बेसिस। जैसे लिखने वालों ने बताया, प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म है। इस प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म का एक नाम, उसको कहते हैं प्रोजीनोट। प्रोजीनोट से दो तरीके के लाइफ फॉर्म बनते हैं। एक बोल रहे हैं जिससे हम लोग कहेंगे प्रोकैरिया, और दूसरे को कहेंगे यूकैरिया। प्रोकैरिया के मेंबर्स में मेनली बेस्ड ऑन 16S rRNA जीन सीक्वेंस। 16S rRNA को बनाने वाली जीन का सीक्वेंस का डिफरेंस क्राइटेरिया मानकर हमने प्रोकैरियोट को फिर से डिफाइन किया दो ग्रुप में। और ऐसे जो दो ग्रुप है वो कौन कौन है, उनके नाम सुनो। वो कहते हैं यहां पे नाम हो जाएगा, एक आर्किबैक्टीरिया, एक हो जाएगा यू बैक्टीरिया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इधर लिखना है यू बैक्टीरिया, ये हो जाएगा आर्किबैक्टीरिया। ये एज इट इज यूकैरिया चल रहा है। सुनो, इन तीनों को बोलते हैं हम लोग थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, यानी ग्रुप्स। डोमेन का मतलब यहां पे ग्रुप है। ये थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ हैं। जबकि ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, दीज आर कॉल्ड एज टू एम्पायर्स। क्रिकेट वाला नहीं रे, एम्परर वाला। बड़े ग्रुप को एम्पायर कहा है, EMPIRE। क्रिकेट वाला यू से होता है। इधर कोई डिसीजन नहीं देना, ये यू बैक्टीरिया या आर के बैक्टीरिया। अब ऑटोमेटिकली इन्होंने कितने किंगडम बना दिए वो सुनो। यू बैक्टीरिया से एक किंगडम बना, उस किंगडम का नाम यू बैक्टीरिया। आर्की से दूसरा किंगडम बना, आर्की बैक्टीरिया। यूकैरिया में बनने वाले किंगडम है टोटल नंबर 4। चारों के नाम है यहां पे। किंगडम यू बैक्टीरिया या बैक्टीरिया कह देना केवल, आर्की बैक्टीरिया को आर्की कह देना केवल। यूकैरिया में पहला किंगडम लिख देता हूं प्रोटिस्टा, फिर कह देता हूं मैं प्लांटी, एक हो जाएगा फंजाई, और अगला हो जाएगा लास्ट वाला एनिमेलिया। अरे ये तो वही बात हो गई कि 3 डोमेन जब बने तो किंगडम ऑटोमेटिकली क्या हो गए, 6। The 3 domains of life automatically forms how many kingdom? 6। जो डिफरेंस आया है वो किस में आया है, प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में नहीं। ध्यान से देख, मैंने क्या पढ़ा,
मैंने अभी तक जो पढ़ा था वो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मैंने अभी जो लिखा वो क्या है, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। सब मुझे ये कह रहे हैं कि 5 किंगडम और 6 किंगडम में तुम्हें जो चीजें 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से अलग दिख रही हैं प्लीज बताओ। बताता हूं। देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में 5 और 6 किंगडम में क्या सेम आया और क्या अलग वो देखो। यूकैरियोट दोनों में कितने, 4। लेकिन 5 किंगडम के अंदर प्रोकैरियोट का नंबर 1 था और 6 किंगडम के अंदर प्रोकैरियोट के नंबर कितने, 2। सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि 5 और 6 किंगडम में प्रोकैरियोट यूकैरियोट के नंबर रिस्पेक्टिवली कितने होते हैं, राइट। वो हमने डिब्बे में दिखा रखा है, संभावना उसके आने की ज्यादा है। ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की बातें कोई पूछेगा उसके चांस कंपैरेटिवली कम है। किसने दिया है ये, तो कहते हैं कार्ल वूस ने दिया है। तुम्हें पता है 2000 में हमने 12th करी, फिर उसके बाद 2001 में एनसीईआरटी बदल गई। जो हमने पढ़ी वो पूरी की पूरी एनसीईआरटी 2001 में क्या हो गई, चेंज। हमें क्या लेना देना, अपने को जो करना था अपना हो गया था। 2005-6 में जब पढ़ाना चालू करते हैं तो जो एनसीईआरटी हमारे हाथ में वो टोटल डिफरेंस है जो हम पढ़े थे उससे। यार हम तो पढ़े ही नहीं थे एनसीईआरटी, हमारे टाइम में एनसीईआरटी पढ़ने की हो ही नहीं रही थी क्योंकि उसमें से कुछ भी नहीं आता था। तो हमारे टाइम में एनसीईआरटी नहीं पढ़नी होती थी, जो किताबें पढ़नी होती थी वो सब रेफरेंस बुक चलती थी। केमिस्ट्री में सबसे अच्छी किताब मानी जाती थी कॉम्प्रिहेंसिव केमिस्ट्री, ये मोटी किताब, टेक्स्ट बुक नहीं बोलते उसको, रेफरेंस बुक हो जाएगी। हम पढ़ते थे फॉरेन ऑथर भी, कोचिंग ऐसे कॉमन नहीं होती थी तो हमने लगाया कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स डीएलपी, और डीएलपी लगाया तो उसमें जो किताबें आई वो हर कुछ लेवल की। एनसीईआरटी तो समझ नहीं आ रही कहाँ है उसके आगे, मतलब उस समय जितना ज्यादा लेवल पढ़ रहे हैं मतलब अच्छा पढ़ रहे हैं। नहीं आ रहा है, नहीं हो ही नहीं सकता नहीं आएगा, ये चीज दिमाग में थी नहीं। उस समय सिर्फ एक चीज सोचते थे, नहीं आ रहा है तो मतलब लेवल उठाना है, गिराना नहीं है। अभी के जैसा नहीं है कि बेटा नहीं बेटा वो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं बेटा जो आसान आ रहा है वो कर ले। तो ज्यादा क्या पढ़ते थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री। क्यों, क्योंकि वो जो हमारे टीचर ने पढ़ाई केमिस्ट्री और फिजिक्स उन्होंने भी वही पढ़ी थी, ठीक है, और जो हमें पढ़नी थी वो भी सेम थी, और आज भी तुम वही पढ़ रहे हो, कुछ भी बदला नहीं। बायो तो 2000 में जो हमने छोड़ी, 2001 में एनसीईआरटी बदल गई। 2005 में जब हमने पढ़ाना चालू किया तो 2001 वाली एनसीईआरटी चल रही थी, फिर वो 2010 में बदल गई, फिर चैप्टर इधर उधर हुए सब। 11 का 12 में 12 का इधर, और चैप्टर के नाम बदल गए, कंटेंट बदल गया, चैप्टर नए आ गए वगैरह वगैरह। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तब भी कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ नहीं बदला। तब भी एफ इक्वल टू एम ए था, आज भी एफ इक्वल टू एम ए ही है, बदल ही नहीं पा रहा है। और बायो देखो टिक ही नहीं रही। अब हम कहते हैं कि दैट बायो में क्या है, एक्चुअली बेसिस होते रहते हैं चेंज, तो लोग करते रहते हैं उसके अंदर इंप्रोवाइजेशन, समझ गए। इसलिए बायो का सिलेबस सेम रह ही नहीं सकता, तो यहां पे बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। अब इसीलिए क्लासिफिकेशन में भी यही डिफरेंस है। तो जब 2010 में एनसीईआरटी बदली तब ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कहीं पर भी नहीं था। 2014 के बाद से जो एडिशन छपने चालू हुए उसमें पीछे एक सप्लीमेंट आया। क्या, सप्लीमेंट, सप्लीमेंट्री मटेरियल।
उसके अंदर कुछ पेजेस में इन बातों के बारे में लिखा था। जैसे हमने जेनेटिक्स में प्लियोट्रॉपी के साथ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को भी जुड़ा हुआ देखा एनसीईआरटी में, सप्लीमेंट्री में था, मेन कंटेंट में नहीं। धीरे धीरे करते करते उन्होंने वो सप्लीमेंट्री सेक्शन उड़ा दिया और उसको कहां जा डाल दिया, मेन एनसीईआरटी में। और उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि अब हम फिर बदलेंगे, फिर उन्होंने चैप्टर गायब कर दिए। एक चैप्टर ना ट्रांसपोर्ट इन प्लांट तुम्हारी एनसीईआरटी में रहा होगा, अब वाली एनसीईआरटी में नहीं है। मालूम है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट नाम का कोई चैप्टर हम लोगों ने नहीं पढ़ा, और जैसा पढ़ा था उसका नाम था प्लांट वाटर रिलेशन, वैसा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट बिल्कुल ही नहीं है। जहां से चालू जहां खत्म होता वो पूरा अलग है। हमने जैसे पढ़ा था जहां से चालू जहां खत्म होता था वो बिल्कुल अलग था। इतना चेंज। बायोलॉजी है बेटा, सेम रह ही नहीं सकती। लाइफ है ना, लाइफ जब सेम नहीं रहती तो लाइफ की स्टडी सेम कैसे हो सकती है। एवोल्यूशन ऐड हो गया है, बायोकेमिकल बेसिस ऐड हो गए हैं, क्लासिफिकेशन क्या हो गई है, ज्यादा रिफाइंड होने लग गई है, बेटर। हम कह रहे थे नहीं मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे, बोला अरे कहां कौन से जमाने में जी रहे हो तुम, हम ऑर्गेनिज्म को आर पार देखने की बातें कर रहे हैं और तुम बोल रहे हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे, एक्सटर्नल कैरेक्टर। हट, पुअर फेलो, गरीब व्यक्ति, माइक्रोस्कोप नहीं है तेरे पास। साइंस इज गेटिंग बेटर डे बाय डे, ठीक है ना, साइंस नहीं बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री वहीं पड़ी हुई है, ठीक है। लेट देम डिसाइड कि वो कब सुधरेंगे, कब ऊपर उठेंगे। हमारे टाइम में भी रॉकेट प्रोपल्शन था, तुम्हें भी है। हमारे टाइम में भी छाता लेके सर चल रहे थे, अभी भी तुम्हारे टाइम में छाता लेकर सर चलते हैं बताने के लिए ऐसे करूं कि ऐसे करूं। तुम कैसे ही करो, भीगना तो तुम्हें है ही। वो सिर्फ रेन एंड मैम प्रॉब्लम, सच है ना वो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम समझ रहे हो क्यों प्रॉब्लम, इसलिए क्योंकि छाता लेके तुम समझने की कोशिश कर रहे हो कि कैसे बचने की कोशिश करूं, और बच में पा नहीं रहा, इसलिए वो क्या रह गई प्रॉब्लम। आदमी तैर रहा है, सीधा जाना चाहता है, टेढ़ा जा रहा है, मत जा, इसी तरफ बैठे रहे। फिजिक्स रियलिटी है, वो ये बता रही है कि तुम सीधा जाना चाहते हो लेकिन तुम्हें प्रकृति की धारा कहीं और ले जाती है। अब वो इसे सॉल्व करना नहीं बता रहे, वो बोल रहे ये प्रॉब्लम है। उन्हें क्या बोलना चाहिए, चलो आओ इसे सॉल्व करें। कितनी तेजी से तुम तैरोगे कि बिना टेढ़े गए सीधे पहुंच जाओगे, या कौन से एंगल में स्टार्ट करोगे कि तुम सीधे सामने पहुंचोगे। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे उस दिन तुम ये समझ जाओगे कि अपने डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है। फिजिक्स में बहुत आसान से तरीके जो ये रियल लाइफ से रिलेट करके बता सकते हैं कि तुम्हें एक्चुअल में यही फील होता है कि मैं तो सिर्फ पढ़ना चाहता हूं लेकिन मैं पढ़ते पढ़ते कहीं और चला जाता हूं। ये वही है रिवरमैन प्रॉब्लम, ठीक है, क्लियर। तो ये वही वाली चक्कर है। और फिर मैं छाता लगाता हूं ऐसे, बारिश इधर से आने लग जाती है, डिस्ट्रैक्शंस आर मेनी, क्या करूं। तो इसलिए हमने तो ये समझा कि फिजिक्स पढ़ना ज्यादा आसान पड़ता है एज कंपेयर टू बायोलॉजी। ये बार बार बदलती रही। अब मैं ये सोचता हूं कि अगर हमने दो चीजें ज्यादा नहीं पढ़ी होती तो इतनी बदलती हुई बायोलॉजी के साथ हम कैसे फिट बैठते। समस्या 2012 तक बायोटेक पढ़ाते थे, फिर बायोटेक पढ़ानी कर दी बंद, बायोमोलिक्यूल पढ़ाते रहे, फिर बायोमोलिक्यूल पढ़ाना बंद कर दिया। मतलब बायोमोलिक्यूल और बायोटेक्नोलॉजी दोनों कौन पढ़ाएंगे, जूलॉजी वाले पढ़ाएंगे, ठीक है। इकोलॉजी पढ़ाते रहे। फिर 2017 से लेकर 2023 तक मैंने फिर से बायोटेक पढ़ाई, फिर से बायोमोलिक्यूल पढ़ाया। क्यों, जब पुराना भूले ही नहीं तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। इट्स रियलिटी। मतलब कभी मन करता है कि मैं भी उठाऊं किताब, वापस फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ूं और मैं भी जाके नीट का पेपर दे दूं। फिर मतलब क्या है, लेकिन उससे हासिल क्या होगा। बाई चांस चलो 650 नंबर आ गए मेरे, ठीक है, लेकिन उससे हासिल क्या होने वाला है। मान लो मैं सिलेक्ट हो गया, पेपर में फोटो क्यों छपेगी,
मेरे से ज्यादा उम्र के व्यक्ति ने नीट दिया था, वो सिलेक्ट हुए थे, उनकी पेपर में फोटो छप चुकी है, तो मेरी क्यों छपे? इफ आई वॉज द फर्स्ट देन इट कुड बी बेटर। उससे अच्छा तो मैं किसी ऐसे को ढूंढूंगा जिसकी उम्र मेरे से भी ज्यादा हो, उसको बोलूंगा तू पेपर दे, तेरे को मैं पढ़ाता हूँ। उस चीज का लाभ क्या है? तो नहीं, देखो, एक होता है जिस काम को हम कर रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी क्या रहने वाली है। उससे अच्छा कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ूं, मुझे लगेगा कि देख तुम्हारे लिए ऐसे क्वेश्चन बनाए जाएं जिससे तुम्हारे सब्जेक्ट का परफेक्शन बढ़े, उतना मेरे लिए बहुत है कि मेरा सब्जेक्ट ही तुम अच्छे से कर लो, बल्कि मैं दूसरे सब्जेक्ट में टाइम ना डालूं। आ जाएगी तो मुझे परेशानी होगी। जब फिजिक्स आ जाएगा तो मैं तुमको धीरे धीरे कुरेदने लगूंगा, ओए तेरे फिजिक्स में नंबर क्यों नहीं आते, देख मेरे तो आते हैं। बस, फिर बच्चों को लग जाएगा बुरा। अभी बॉटनी के नंबर पूछते हैं तो बुरा लग जाता है। मतलब किसी से पूछ लिया, भैया तुम्हारे कितने नंबर आए हैं? सर कम आए हैं। बता तो कितने कम है? सर कम है। कितने कम है? सर चेक नहीं किए। पहली बार मैं बोल देता, झूठ ही बोलना था तो। मैं जब भी नंबर पूछता हूँ कोई भी बच्चा 90 से नीचे नहीं बताता, और मैं जब पेपर देखता हूँ रिजल्ट तो वो 90 से नीचे नहीं, वो 60 से भी नीचे होते हैं। यहां स्थिति ये है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या स्थिति होगी मुझे ये नहीं समझ में आता, जिससे तुम डरते हो उसमें कैसे स्कोर लाओगे? जो सब्जेक्ट तुम्हें सो कॉल्ड डराता है कि यार ये तो समझ में ही नहीं आता, या फिर ये तो सब्जेक्ट ही कैसा होता है, डिफिकल्ट होता है, उसमें तुम क्या करोगे, मैं तो ये सोचता हूं। जिसमें थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन आया तो पढ़ना ही नहीं, अरे नहीं पढ़, मत, नहीं आएगा ये, मेरे को, मेरे बस की नहीं है, छोड़ दे, अपने वाला नहीं है, जान दे, सीधे ही छोड़ देता है बच्चा। उसके अंदर क्या स्थिति होगी? फिर भी पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। पूछते किसी से कितने घंटे पढ़ते हो? सर 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे। नंबर क्या आ रहे हैं? कुछ नहीं आ रहे हैं। नंबर आ रहे कुल जमा 250, 300। जो 5 घंटे पढ़ रहा है ना उसके नंबर आने चाहिए करीबन 550। पूछते कितनी देर क्वेश्चन किए? 5 घंटे, 6 घंटे पढ़ के, तो बोलते सर हो जाते हैं। सर कितने? पूरे सब्जेक्ट वाइज पूछो तब आता है मजा। सर बायो के हो जाते हैं सर 50-60। अच्छा, कितनी देर में? सर घंटा करीबन लगता है, घंटे भर में 50-60 क्वेश्चन बायो के। अच्छा, बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस। केमिस्ट्री कितने हो जाते हैं? सर केमिस्ट्री के 1.5 घंटे में 30-35 करीबन हो जाते हैं। अच्छा, फिजिक्स क्या होते हैं? सर घंटे भर में 15 क्वेश्चन। मत कर भाई, 1 घंटे में फिजिक्स के 15 क्वेश्चन। अगर सारे भी सही हैं, बोले नहीं सर सारे सही हैं तो 15। मतलब ये हालत, हम 15 से ज्यादा अटेम्प्ट कर ही नहीं पाए 1 घंटे में। एवरेज निकाल रहे हैं, एक क्वेश्चन को करने के लिए इतना ज्यादा टाइम लग रहा है कि अगर पूरा पेपर करने के लिए दे दिया जाए 200 क्वेश्चन का फिजिक्स का, तो 1 दिन लग जाएगा, हो सकता है 1 हफ्ता लग जाए। आप टाइम प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करते। सोच के देखिए, 5.5-6 घंटे, मैंने खुद कहा आपसे, 5 घंटे की सीरियस स्टडी मतलब 550 नंबर, सीरियस 5 घंटे। 5 घंटे सर, मैं तो सर 2 ही घंटे पढ़ता हूं, मैं तो 5 घंटे पढ़ता ही नहीं। क्या करें? ऐसो का कुछ नहीं कर सकते। साफ स्वच्छ तरीके से बता दे रहे हैं, आपका टारगेट जो होना चाहिए ना, वो टारगेट होना चाहिए आपका 650 नंबर का। 650 नंबर मतलब 350 बायो, न्यूनतम 350 बायो।
अगली क्लास में एक रीड लगा कर आइएगा, किंगडम मोनेरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम मोस्ट ऑफ द पार्ट उसका कवर करेंगे। आप आर्की बैक्टीरिया नहीं पूरा पढ़कर आइएगा, हम आर्की बैक्टीरिया तक ट्राई करेंगे। धन्यवाद। हाँ, समय ध्यान रहे।